नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तर मौर्य काल से संबंधित सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तर मौर्य काल से संबंधित जो पहला सवाल कह रहा है कि भारतीयों के लिए शिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था। तो भारतीयों के लिए जो शिल्क मार्ग जो की शुरुआत की थी आपके कनिष्क के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारत के लिए शिल्क मार्ग का प्रारंभ करने का श्रेय आपके कुषाण शासक कनिष्क को दिया जाता है। और शिल्क मार्ग जो था आपके चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था। और चीन से रेशम का समस्त व्यापार शिल्क मार्ग से ही होता था। अगला क्वेश्चन करा कि यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो यवनों के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है हमें गार्गी संहिता से मिलती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारत में यवन आक्रमण का जो पहला भारत में यवन का प्रथम आक्रमण जो हुआ था ये आपके पुष्यमति शुंग के समय हुआ था। और इस आक्रमण के जो नेता थे आपके डेमेट्रियस था। और इसका उल्लेख हमें भारतीय ग्रंथों आपके पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है और गार्गी संहिता से मिलता है। और माल विकाग्निमित्र में से भी यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। अगला सवाल कह रहा है कि पुष्यमति शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो पुष्यमित्र शुंग के जो दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। पुष्यमित्र शुंग के सेनापति धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और साथ ही उन्होंने राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ भी किया था। अगला सवाल कह रहा है कि नानाघाट अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो जो नानाघाट अभिलेख है इसमें जो हमें जानकारी मिलती है आपके सातकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। नानाघाट अभिलेख जो है आपके महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसे आपके सातकर्णी प्रथम में या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया था। और इसमें आपके सातवां शासक सातकर्णी प्रथम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था ये आपके सातवाहन वंश का शासक था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी दक्कन क्षेत्र के सातवाहन वंश का शासक था। और सातवाहन वंश की सातवाहन वंश का ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा था। अगला सवाल कह रहा है कि मिलिंद पनो की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो जो मिलिंद पनो की जो रचना की गई थी ये आपके नागसेन के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मिलिंद पनो आपके बौद्ध संत नागसेन की रचना है। और इसमें आपके यूनानी शासक मिलिंद और नागसेन के बीच आपके बौद्ध धर्म के संबंध में संवाद का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल कह रहा है कि चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है संबंधित है। तो चरक संहिता ये आपकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इसका संबंध आपके चिकित्सा से है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। चरक संहिता आपके सुश्रुत चरक द्वारा रचित है। और ये आपके आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथ से संबंधित है। और चरक को आपके आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और ये आपके कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। तो ध्यान रखना चरक के बारे में क्या क्या रखना कि एक तो आपकी कनिष्क के राजवैद्य थे। और इन्हें आपके आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक इनको माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि बिना बेगार के किसने सूरदर्शन बिना बेगार के किसने सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो बिना बेगार के जो सूरदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाया था ये आपके रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। सूरदर्शन झील जो है आपके गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। और इसका जो जीर्णोद्धार कराया था ये आपके इसका उल्लेख आपके रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ अभिलेख में से प्राप्त होती है। और इसके अनुसार आपके शक क्षत्रप रुद्रावन प्रथम ने 150 के लगभग आपका सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। और इस समय यहाँ का जो राज्यपाल था ये आपका सुभिक्षाक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन इसमें आपके गुप्त साम्राज्य से संबंधित सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। और गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो पहला सवाल कह रहा है कि कालिदास का निम्न कृतियों में से कौन कृति नाटक नहीं है।
सवाल कह रहा है कि कालिदास की कृतियों में कौन कृति नाटक नहीं है। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये भी आपके कृति नाटक है। मालविकाग्निमित्रम ये आपके कालिदास का कृति नाटक है। विक्रमोवंशम भी आपके कालिदास का कृति नाटक है। लेकिन जो मेघदूत है ये आपका कृति नाटक नहीं बल्कि आपका एक खंड काव्य है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे और इनकी रचनाएं इनकी जो नाटक और रचनाएं हैं आपके अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और मेघदूत और ऋतु संहार जो है आपके खंड काव्य हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी जो भाषा है ये आपकी संस्कृत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। प्रयाग स्तंभ शिलालेख या यूं बोलेंगे प्रयाग प्रशस्ति जो है आपके गुप्तों के सबसे महत्वपूर्ण एपिग्राफिक साक्ष्यों में से एक है और हरिशेन द्वारा इसको निर्मित किया गया था। और प्रयाग स्तंभ शिलालेख प्राचीन भारत के गुप्तों के शासन कालों को चित्रित करता है और हरिशेन ने इसे ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में उसको उत्कृष्ट करवाया था और अपनी रचना को चंपू काव्य में उत्कीर्ण करवाया था। चंपू काव्य में गद्य पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका संबंध आपके गुप्त शासकों से है और ये आपके ऋषियन के द्वारा इसको निर्मित किया गया था और ये आपकी इसकी जो भाषा है आपके संस्कृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी है और इसकी रचना आपकी चंपू काव्य में की गई है। अगला सवाल कह रहा है कि चीनी यात्री फायान गोबिशान निकाशीपुर की यात्रा किस वर्ष की थी। तो जो फायान था ये आपका चीनी यात्री था और ये आपके गुप्तों के काल के दौरान भारत आए थे और ये 299 से पूर्व 414 ईस्वी पूर्व में आपके गोविशान काशीपुर की यात्रा की थी और 414 इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से यहाँ पे स्टार बना हुआ है और यहाँ बौद्ध स्तूप होने की बात अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने लिखी है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार है ये आपके अरिशेन है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार आपके अरिसेन है और अरिसेन जो थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला सवाल कह रहा है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त जो थे आपके राजा थे और इनकी जो शादी हुई थी आपके कुमार देवी से हुई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह आपके लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और समुद्रगुप्त कुमार देवी का ही पुत्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण द्वारा रचित राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। तो पहले तो ध्यान रखना जो राजतरंगिणी के लेखक है आपके कर्ण है और इसमें आपके जो कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस वजह से ऑप्शन हुआ यह आपका सही आंसर होगा। कर्ण के द्वारा रचित राजतरंगिणी में आपके कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसका अर्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम आपके कश्य कश्यप मेरु था जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि ऋषि का पुत्र थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो जो गुप्तों द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे इसको आपके रूपक कहा जाता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सोने के सिक्का होता है इसको दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को आपके रूपक कहा जाता था जबकि सोने के सिक्कों को आपके दिनार कहा जाता था। अगला सवाल कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो जो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे ये आपके चंद्रगुप्त सॉरी गुप्त वंश के जो संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त थे और चंद्रगुप्त इसके महानतम शासकों में से एक थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। गुप्त वंश की स्थापना आपके श्रीगुप्त ने की थी और गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में आपके प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है ये आपके समुद्रगुप्त से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा रचित है और इसमें आपके समुद्रगुप्त के स्तंभ लेख है। हरिशेन जो था आपके समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान आपके इलाहाबाद किले में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवरत्न परिषद का संबंध किससे था। तो जो नवरत्न थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
नवरत्न परिषद का संबंध आपके गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों में से आपके अमर सिंह थे, जिन्होंने जो आपके कोषागार के थे। और जो धन्वंतरी थे, जो कि आपके चिकित्सक थे। कालिदास थे, शंकु थे, जो कि वास्तुकार थे। बारामीर थे, जो कि आपके खगोलविद थे। बररुचि थे, जो कि आपके व्याकरणविद थे। बेताल भट्ट थे, जो कि आपके जादूगर थे। क्षपणक थे, जो कि आपके ज्योतिष थे। और गठोपण थे, जो कि आपके शिल्पकार थे। तो ध्यान रखना, आपके चंद्रगुप्त के दरबार में आपके नौ रत्न रहते थे। और इनका नाम ध्यान रखना, आपके अमर सिंह था, धन्वंतरी था, कालिदास था, शंकु था, बारामीर था, बरुचि था, बेताल भट्ट था, क्षपणक था, और गठ गठ करपर था। अगला सवाल कह रहा है कि शक संवत प्रारंभ हुआ था। तो शक संवत की जो शुरुआत हुई थी आपका 78 ईस्वी में हुई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। कुषाण शासक कनिष्क ने आपके शक संवत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत किसने शुरू किया था। तो शक संवत की जो शुरुआत की थी आपके कनिष्क के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। शक संवत का प्रारंभ आपके कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में शुरू किया था। और शक संवत आपके अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है। अगला सवाल कह रहा है कि अष्टध्यायी किसने लिखी है। तो अष्टध्यायी के जो लेखक है आपके पाणिनि है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अष्टध्यायी पाणिनि की रचित है। अष्टध्यायी जो है आपके पाणिनि द्वारा रचित है। और ये आपके संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसमें आपके 8 अध्याय है, जिसमें आपके संधि, सुबध, कृतंग, उड़ादि, अज्ञात, निपात, उपसंख्यान, शिक्षा, द्वतित आदि का विषयों को विचार दिया गया है। तो आपको इतना ध्यान रखना, जो अष्टध्यायी आपके पाणिनि के द्वारा लिखी गई किताब है। और इस संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसमें 8 अध्याय हैं, बाकी ये सब नाम नहीं ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि इलाहाबाद इलाहाबाद अभिलेख किसने जारी किया था। तो इलाहाबाद अभिलेख जो जारी किया था, ये आपके समुद्रगुप्त ने जारी किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त ने जारी किया था। और इसकी रचना आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और उसके जो मंत्री थे हरिसेन ने की थी। यह स्तंभ मौर्य शासक अशोक के 6 स्तंभ लेखों में से एक है। अगला सवाल कह रहा है कि मेरोली लौ स्तंभ किस गुप्त शासक का नाम अंकित है। तो मेरोली लौ स्तंभ में जो गुप्त शासक का जो नाम अंकित है, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अंकित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। मेरोली का लौ स्तंभ जो है, ये आपके दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित है। और यहाँ से लगभग 7 मीटर लंबा है, लगभग 7 मीटर लंबा है। और इसका वजन लगभग आपके 6 टन है। और इससे आपके गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जो जानकारी मिलती है, आपकी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। जो समुद्रगुप्त ये आपके गुप्त शासक थे। और ये गुप्त शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। और इनका समय आपके 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रहा था। और इनकी विजयों के संबंध में जो जानकारी मिलती है, आपके प्रयाग प्रशस्ति या यूं बोले कि इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और उसका राज्य जो था आपके पश्चिम में रावी नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, और उत्तर में आपके हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में आपके पश्चिम मध्य भारत तक ये फैला हुआ था। अगला सवाल कह रहा है कि लाखा मंडल के लाखेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो जो लाखा मंडल है, आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और यहाँ से जो लाखेश्वर मंदिर मिला है, ये आपके भगवान शिव को समर्पित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के लाखा मंडल में स्थित प्राचीन लाखेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और ये 5वीं से 8वीं शताब्दी इसमें इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था, ये आपका कुमार गुप्त थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनका जो समय था आपके 280 से लेकर 415 तक इनका समय रहा था। और इनका जो उत्तराधिकारी या इनका जो पुत्र थे, ये आपके कुमार गुप्त प्रथम थे। और इनका समय आपके 415 से लेकर 455 ईस्वी तक था। और स्कंदगुप्त कुमार गुप्त का पुत्र था। और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक आपके श्रीगुप्त थे। अगला सवाल कह रहा है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी। तो गुप्त काल को आपके जो स्वर्ण युग की जो संज्ञा दी थी, आपके
के एम मुंशी ने दी थी, और के एम मुंशी इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा जो दी थी आपके के एम मुंशी और आर सी मजूमदार ने दी थी, क्योंकि इस काल में आपके स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य, मूर्तिकला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ज्योतिष और राज्य की सीमा, आमदनी का विकास हुआ था। इस कारण इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। और इससे आगे हम उत्तर गुप्त काल से संबंधित सवालों को देखने की कोशिश करेंगे।